सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। और हाँ, कल की वीडियो की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार है, सो सॉरी गाइज फॉर दैट। मेरे को नहीं पता था कि शायद माइक लगा ही नहीं है, वो सिस्टम की साउंड ही रिकॉर्ड हो रही थी, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें बताना 7th शेड्यूल के बारे में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कितने शेड्यूल्स हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स है, जिसको आपने याद किया होगा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। किससे याद किया होगा? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आपने याद किया होगा। ठीक है, तो इसमें जो 7th शेड्यूल है वो हमारा किसके लिए? फेडरल प्रोविजंस के लिए। किसके लिए 7th जो शेड्यूल है वो हमारा किसके लिए है? वो है हमारा किसके लिए? फेडरल प्रोविजंस के लिए। द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, तो बिल्कुल सही है। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड करता है सब्जेक्ट्स को। सेकंड है आर्टिकल 250 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू लेजिस्लेट कंसर्निंग ए सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। की बोल रहे हैं कि आर्टिकल 250 में जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है लेजिस्लेट करने की स्टेट सब्जेक्ट में, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात है। तो याद रखना, ये जो आर्टिकल है ये 250 नहीं है, आर्टिकल कौन सा? 249। आर्टिकल 249 के अंदर पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है स्टेट लिस्ट के अंदर लेजिस्लेट करने की, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट में वो करना चाहती है तो। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड ए न्यू सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन सर्विसेज। देखो, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट दे रखी है कि 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उसमें बताया गया कि टैक्सेस ऑन सर्विसेज जो था ये उसमें ही एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया था। किसमें? यूनियन लिस्ट में ऐड किया था। किसमें ऐड किया था? यूनियन लिस्ट में ये ऐड किया था। ठीक है, इसके अलावा एक होगी हमारी यूनियन लिस्ट, एक होगी स्टेट लिस्ट, एक होगी हमारी कंकरेंट लिस्ट। तो जो इसके अलावा भी कुछ रेसिडुअरी पावर्स होगी, मान लो जो इन सब में नहीं आई, रेसिडुअरी पावर्स होगी, तो वो किस में आएंगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो उस पर लेजिस्लेट कौन करेगा, रेसिडुअरी पावर्स पे या फिर रेसिडुअल पावर्स पे कौन एक्ट करेगा। तो याद रखना, उस पर कौन एक्ट करेगा? उस पर लेजिस्लेट करेगी यूनियन लेजिस्लेचर। ये पावर किसको दी गई? यूनियन को दी गई। तो यूनियन लेजिस्लेचर उस पे क्या बनाएगी? रूल्स बनाएगी। ठीक है, अगर कोई भी रेसिडुअल पावर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यूएसए में जो रेसिडुअरी पावर्स है ना वो स्टेट्स के पास है। यूएसए में कहाँ पे रेसिडुअरी पावर? स्टेट्स के पास है, लेकिन इंडिया में रेसिडुअरी पावर्स किसके पास है? यूनियन के पास है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। एक और इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज हुई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? 42nd अमेंडमेंट में 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट्स से ट्रांसफर कर दिए गए थे। ठीक है, वो स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। कहाँ से? स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है वो 5 सब्जेक्ट। मतलब ये अब स्टेट्स के पास नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट के पास है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट में। और वो कौन कौन से हैं? वो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो है एजुकेशन, फिर है हमारे फॉरेस्ट, फिर है वेट एंड मेजर्स, फिर है हमारे क्या? प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, और एक लास्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट से कहाँ पे ट्रांसफर किए गए थे? कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। किसमें? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि फॉरेस्ट किस लिस्ट में आते हैं, एजुकेशन किस लिस्ट में आता है। देखो, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसलिए तो सेंटर ने बनाई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर यूनियन भी लॉ बना सकते हैं और स्टेट भी, दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई सेंटर ने। क्यों बनाई? क्योंकि उनके पास पावर थी, क्योंकि एजुकेशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कहाँ रख दिया गया था? कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर हो जाता है हमारा ए। आ जाते हैं किस पे?
इसका आंसर क्या हो गया ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, प्लानिंग कमीशन के बारे में बताना है। प्लानिंग कमीशन ऑल्दो नो लॉन्गर एक्टिव वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस इन इंडिया। बेशक आज नहीं है लेकिन पहले तो था। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के बारे में हमें बताना है, ठीक है। हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें उनके बारे में बताना है कि प्लानिंग कमीशन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। सबसे पहले बोल रखा है कि द कैबिनेट सेक्रेटरी वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन which used to work under the overall guidance of नेशनल डेवलपमेंट कमेटी। बोल रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट कमेटी के अंदर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के गाइडेंस के अंडर जो कैबिनेट सेक्रेटरी था वो इसका चेयरमैन था, जो मेनली प्लानिंग करता था, ठीक है। ये मेन बोल रहे हैं, ठीक है, ये मेन इसमें बोल रहे हैं। तो याद रखना प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी रोक होंगी कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे, कैबिनेट सेक्रेटरी तो होते नहीं थे, कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी ना, कि याद रखना सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन जो था ना एक रिजोल्यूशन से बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1950 में बना था, ठीक है। कब बना था प्लानिंग कमीशन, मार्च 1950 में बना था रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट से। और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, ठीक है, जो किसके अंडर काम करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर तो काम करता था, उसके गाइडेंस के अंडर तो काम करता था, लेकिन इसके चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब जो प्लानिंग कमीशन था क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा था, नहीं, वो क्या था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ठीक है। क्या थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी हमारी प्लानिंग कमीशन। उसके अलावा क्या बात करें इसके बारे में, हाँ चलो इसके बारे में कोई बात करने लायक नहीं है। फिर है हमारे सेकंड स्टेटमेंट, कुड एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल यही एलोकेट करते थे जो भी फंड्स थे मिनिस्ट्रीज को और सबको, ठीक है। थर्ड है फॉर द फर्स्ट 8 प्लान्स तक, पहले 8 प्लान्स तक जो फोकस था मेनली वो पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करने पे था। मैसिव इन्वेस्टमेंट जो थी वो हैवी और बेसिक इंडस्ट्रियल सेक्टर में की जा रही थी। लेकिन 9th प्लान कब आया, 1997 में। 9th प्लान कब आया, 1997 में। जो इम्फेसिस था वो कहाँ से शिफ्टेड कर दिया गया, हैवी इंडस्ट्रीज से जो इम्फेसिस है वो अलग मतलब शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जहाँ भी आप 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ोगे ये स्टेटमेंट आप हर जगह पढ़ोगे कि 8th 5 ईयर प्लान तक, पहले 8 5 ईयर जो प्लान थे वहां पे पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करने की बात चल रही थी, मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही थी हैवी इंडस्ट्रीज में। लेकिन 9th 5 ईयर प्लान से क्या किया गया, हैवी इंडस्ट्री से थोड़ा दूर भागा गया या वहां से मतलब वो किया गया, ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं फोर्थ, 8th plan could not be launched in 1990 due to political situations altering and instabilities at center। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 8th प्लान को भी लॉन्च नहीं कर पाए थे। तो 8th प्लान कब लॉन्च हुआ था, फिर ये 1992 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, 1992 में लॉन्च हुआ था, तो तब वो लॉन्च नहीं हो पाया था। इसके अलावा पहले भी ऐसा हुआ है कि मतलब जो 5 ईयर प्लान है वो लॉन्च नहीं हुए, जैसे कि 1996 से 69 के बीच में भी क्या चले थे, एनुअल प्लान चले थे। कौन से प्लान चले थे, एनुअल प्लान चले थे, तब 5 ईयर प्लान नहीं आए थे, ठीक है। तो फिर 1969 में 4th ईयर प्लान आया था, 1969 में 4th ईयर प्लान आया था, ठीक है। तो 4th ईयर प्लान, ठीक है। तो ये 4th ईयर प्लान आया था। मेनली कौन सी अप्रोच फॉलो करता था प्लानिंग कमीशन, टॉप टू डाउन अप्रोच। कौन सी, टॉप टू डाउन अप्रोच, डाउन टू अप अप्रोच नहीं करता था, टॉप टू डाउन अप्रोच करता था। मतलब वही पॉलिसी बनाते थे, वही फंड एलोकेट करते थे, किस काम के लिए ये फंड यूज़ करना है वो भी वही बताते थे, ठीक है। तो जो स्टेट्स थी उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो इसीलिए अभी जो प्लानिंग कमीशन है उसको चेंज करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग थिंक टैंक, ठीक है। नीति आयोग की एक स्थापना की गई है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, बी, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया में एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एडवाइस करने के लिए ऑन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है
जो रिस्पॉन्सिबल है पीएम ऑफिस को एडवाइस करने के। बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का इशू हो तो उनको प्राइम मिनिस्टर को जो एडवाइस करेगी वो कौन करेगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप इज द फर्स्ट ईयर इन 3 टायर सिस्टम ऑफ एनएससी। देखो 3 टियर स्ट्रक्चर जो एनएससी का वो क्या, सबसे पहले तो आपने देख लिया कि पहला टियर स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। देखो ये तो हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। तो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। क्या है हमारा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। और तीसरी हमारा है नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट। क्या, नेशनल सिक्योरिटी, एक है एडवाइजरी बोर्ड, एक है सिक्योरिटी सेक्रेटरीट, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। और तीसरा है स्ट्रेटेजिक, मतलब ये पॉलिसी बनाएगा मेन, ये उसको एडवाइस करेगा और ये मेनली उसको सेक्रेटरीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये 3 बॉडी स्ट्रक्चर हैं। और क्या बात करते हैं तो और थर्ड बोल रखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट दी एनएसए। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एनएसए को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं एनएसए को, ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अजीत डोवाल अभी जो रिसेंट हमारे एनएसए उनको किसने अपॉइंट कर रखा है, प्राइम मिनिस्टर जी ने अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, वैसे जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अगर इसके मतलब इसके सेक्रेटरी कौन होते हैं, एनएसए। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसके क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद इसको हेड कौन करता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को पीएम हेड करते हैं। इसको हेड कौन करता है, पीएम हेड करते हैं, लेकिन इसके सेक्रेटरी कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप जो है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप उसको कौन चेयर करता है, याद रखना, उसको चेयर करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करता है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को। और इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटरी कौन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हेड कौन करता है, पीएम। ठीक है, ब्रिजेश मिश्रा सबसे पहले एनएसए थे। ठीक है, ब्रिजेश मिश्रा, याद रखना, ब्रिजेश मिश्रा सबसे पहले क्या थे, हमारे एनएसए थे। और हमारे क्या नाम लेते हैं, अभी कौन है, अजीत डोवाल। ठीक है, अभी कौन है हमारे एनएसए, अजीत डोवाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। देखो अगर आपने हमारी इकोनॉमिक की सीरीज देखी है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले है कि इट इज लीड इंडिकेटर ऑफ मंथली इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। बिल्कुल ये लीड इंडिकेटर है मंथली इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का। बोल रहे हैं इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को निकालता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये याद रखना, ये आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसको कौन निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कौन निकालता है, इसको निकालता है कौन, इसको निकालता है DPIIT। ठीक है, कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको निकालता है, किसके साथ मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के साथ मिलकर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। तो ये जो है ये कंपाइल नहीं करता CSO। ठीक है, ये CSO इसको मतलब CSO इसको कंपाइल नहीं करता, ये स्टेटमेंट याद रखने लायक है। ठीक है, आपने सुना होगा IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन आपने नाम सुना है ना, उसको कंपाइल करता है CSO। ये चीज ध्यान रखना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मापता है कौन, CSO, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, IIP के अंदर जो 40% मतलब कंटेंट होता है वो किसका होता है, वो कोर इंडस्ट्रीज का होता है। और उन कोर इंडस्ट्रीज के इंडेक्स को कौन मापता है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये कई बार हमारी जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर भी उसको कौन मापता है। ठीक है, हमने पढ़ा था IIP को, CPI को, WPI को कौन मापता है, लेकिन उसके अंदर भी जो इंडेक्स ऑफ मतलब जो 40% मतलब जो 40% जो कंटेंट बनाती हैं IIP का, वो होती है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज। और उन 8 कोर इंडस्ट्रीज को कौन उनका मापता है, तो ये मापता है। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। थर्ड है द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग लेस पायरेज फॉर्मूला वेटेड अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेस पायरे का फॉर्मूला जो वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है उसको यूज करके ये मेनली कैलकुलेट किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, C हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम क्या क्या है। देखो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन आती है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ।
NCF, ठीक है। मैंने शायद एक ट्रिक भी बताई थी, रेस्ट करो कोका कोला पियो, मतलब रेस्ट करो कोका कोला पियो, नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स खा लो, मतलब कुछ ऐसा मैंने बताया था कि आपके घर पे क्या होते हैं, मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि कोर मतलब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। आपके घर पे कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आता है तो आप क्या बोलते हो, रेस्ट करो कोका कोला पियो, नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स खाओ, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ अपने उसमें। तो ये देखो रेस्ट मतलब इस टी का कोई मतलब नहीं है, कोका कोला मैंने खुद ही बनाया है ये, ठीक है। तो रेस्ट मतलब देखो आर से आएगी रिफाइनरी, ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिख रखे हैं। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वेटेज होती है वो किसकी होती है, और यहाँ पे है सबसे लोएस्ट वेटेज। जो सबसे लोएस्ट वेटेज और हाईएस्ट वेटेज, ये सबसे पहले आती है हमारी रिफाइनरी, फिर आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, फिर आता है हमारा स्टील, ठीक है, फिर ये है हमारा कोल, ठीक है, ये है हमारा क्रूड ऑयल, ठीक है, ये है हमारा क्रूड ऑयल, फिर है नेचुरल गैस, ये है सीमेंट, ठीक है, फिर है ये फर्टिलाइजर। इसका मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे कम जो है वो किसका कंटेंट है, फर्टिलाइजर का। अगर आपको सीक्वेंस में लगाना चाहिए तो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। ये हो गया होगा आपका अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्वामी प्रभुपादा जी इज एसोसिएटेड विद, को किसके साथ एसोसिएटेड है। देखो ये प्रभु जी जो मेनली है ना, ये किससे एसोसिएटेड है, इस्कॉन से एसोसिएटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार ये जो इस्कॉन वाले जो है ना, उनका अगर आप कभी भी मतलब कभी सुनो ना, तो वो हमेशा प्रभु जी बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस्कॉन से ये एसोसिएटेड है। अभी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि अभी इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी मतलब इन प्रभु जी की, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कोमोमेरेटिव कॉइन को भी लॉन्च किया है। कितने रुपए का, 125 के कोमोमेरेटिव कॉइन को इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो हरे कृष्णा मूवमेंट से ये एसोसिएटेड है, ठीक है। वैसे इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या होती है, इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सोसाइटी, कि कोई पूछ दे तो आपसे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है, याद रखना। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कृष्णा के प्रति जो कॉन्शियसनेस है वो क्रिएट की जा सके, ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी में वो है इस्कॉन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताना है। किसके बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, देखो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 21A में जो है एक मतलब फंडामेंटल राइट की तरह ऐड किया था, क्या, एजुकेशन को, ठीक है, एजुकेशन को ऐड किया था इसमें। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट की तरह एक इसमें ऐड किया गया था। सेकंड है, द एक्ट मेक्स इट क्लियर दैट कंपल्सरी एजुकेशन implies that it is an obligation on the part of government to ensure its admission, attendance and completion of elementary education of children between 6 से 14। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 6 से लेके 14 ईयर तक की एज तक ये गवर्नमेंट की ओब्लिगेशन है। ये गवर्नमेंट की ओब्लिगेशन है 6 से 14 साल के बच्चे को एडमिशन करवाना है, अटेंडेंस करवानी है, और उसकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कंप्लीट करना है। ये किसकी ओब्लिगेशन है, गवर्नमेंट की ओब्लिगेशन है, और किसके अंडर है, फंडामेंटल राइट के अंडर है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है, द एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स दैट नो किड इज डिटेन्ड अंटिल 8। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको डिटेन नहीं रखा जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास में हर एक बच्चे को चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, वो क्या करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ सुना होगा कि 86th को जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसने 2 जगह और भी चेंजेस किए थे। क्या, एक तो जो ये एजुकेशन है इसको DPSP में भी डाला था, ठीक है। ये जो एजुकेशन है इसको DPSP में भी डाला था आर्टिकल 45 में। क्या बोला था कि स्टेट को क्या करना है, इंडेवर करना है, क्या प्रोवाइड करना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या करनी है, स्टेट को क्या प्रोवाइड करनी है, स्टेट को ये इंडेवर करना है कि वो क्या प्रोवाइड करे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रोटेक्शन बोल रही हूँ, एजुकेशन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सारे चिल्ड्रंस को, ठीक है। कितने चिल्ड्रंस को, फॉर ऑल चिल्ड्रन, जो भी जब तक वो 6 साल की एज कंप्लीट नहीं करते हैं, मतलब जब तक वो 6 साल की एज कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगी, स्टेट प्रोवाइड करेगी। उनको ये मतलब कोशिश करनी चाहिए कि जब तक 6 साल के नहीं होते तब तक स्टेट उनको प्रोवाइड करे, और 6 साल के बाद तो फंडामेंटल राइट बना दिया कि गवर्नमेंट को करना ही करना है, ठीक है। तो DPSP में ये ऐड किया गया। इसके अलावा हमारे एक फंडामेंटल ड्यूटी में भी चेंज किया गया था, ठीक है। फंडामेंटल
ड्यूटी में भी ये एजुकेशन ऐड की गई थी। उसमें क्या बोला गया था कि उसमें पेरेंट्स को बोला गया कि जो भी पेरेंट्स या गार्जियंस हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है एजुकेशन के लिए अपने बच्चे के लिए जो 6 से 14 ईयर तक के हैं। तो जो 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं तो जो मतलब उन अपने बच्चों को 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड आपको करवानी है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी में हमें रखा मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी गई, DPSP में स्टेट की ड्यूटी बना दी गई, और क्या नाम लेते हैं फंडामेंटल राइट्स में राइट दे दिया गया एजुकेशन का 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को, और ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है डी। हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अनब्रीथ लाइफ क्या है, तो आपको देखो ये देख के ही पता चल रहा होगा। यू ब्रीथ लाइफ सॉरी अनब्रीथ बोल रही हूँ। यू ब्रीथ लाइफ क्या है, तो ये यू ब्रीथ लाइफ क्या है, एयर प्योरीफायर है। क्या है ये, एयर प्योरीफायर है। बस ये मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ठीक है, IIT रोपर, कानपुर और फिर जो भी मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है उन्होंने मिलकर ये एयर प्योरीफायर बनाया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इंडोर पोल्यूशन को कम करने के लिए बनाया है एयर प्योरीफायर। ठीक है, इंडोर पोल्यूशन के लिए बनाया है, और बस यही है। तो आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ये 1874 में बनी थी ट्रीटी ऑफ बर्न से। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रीटी ऑफ बर्न हुई थी 1874 में, तब बनी थी हमारी क्या, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो पहली स्टेटमेंट सही भी है और रटनी भी है। कब बनी थी, 1874 में बनी थी। ठीक है, 1874 में बनी थी। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, इट वाज अर्लियर ए पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस अंटिल 1946 आफ्टर विच इट बिकेम स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं कि 87 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि इट वॉज अर्लियर द पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। सबसे पहले ये लीग ऑफ नेशंस का पार्ट थी, और ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई। तो एक चीज़ आपको मिलेगी कि जो UPU था, जो भी था ये UPU थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी। कब, 1948 में। कब बनी थी, 1948 में बनी थी, ना कि 1946 में बनी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी UPU, ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, कब बनी तो थी 1874 में। ठीक है, बनी थी 1874 में, लेकिन स्पेशलाइज्ड एजेंसी UN की कब बनी थी, 1948 में। कब बनी थी, 1948 में ये बनी थी। किसकी, किसकी, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स वैसे कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स है बर्नी में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, बर्नी में। उसके बाद है थर्ड, इंडिया हैज़ बिकेम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ UPU। बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर बन गया था इसका, UPU का। देखो, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1876 में इसको ज्वाइन किया था। अब एक बात बताओ, अगर इंडिया फाउंडिंग मेंबर होता तो 1874 में ही ज्वाइन कर लेता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। तो हमारी केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि 1874 में ये बनी है, और 1948 में स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी है। बर्नी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 1876 में। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए इंडिया भी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का पार्ट है। अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनी क्यों है, इसका पर्पस क्या था, ताकि जो पोस्टल सर्विसेज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जा सके, मतलब इस एरिया में। ठीक है, तो और सारी कंट्रीज को कुछ कुछ वो करने थे। तो ये है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेनली 4 मतलब बॉडीज आते हैं। UPU में मेनली 4 बॉडीज मतलब इसको कंडक्ट करती हैं। सबसे पहले 4 बॉडीज में क्या आती है, एक तो है इसकी कांग्रेस। ठीक है, एक तो है इसकी कांग्रेस, सबसे पहले है इसकी कांग्रेस आती है। फिर आती है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर क्या आती है, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आती है हमारी क्या, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। क्या आती है, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। फिर आती है पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, और इसके बाद आती है हमारी क्या, चौथी बॉडी आती है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो। तो ये 4 बॉडी हैं जो इसको कंडक्ट करती हैं। ठीक है, ये मतलब जो ये UPU है ये और किसको देखती है, ये देखती है किसको, ये देखती है टेलीमेटिक्स एंड एक्सप्रेस मेल सर्विसेज को। किसको, टेलीमेटिक्स एंड एक्सप्रेस मेल सर्विसेज को भी यही देखती है कि कैसे चल रही हैं। और मैंने आपको बता दिया इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बर्नी में। बर्नी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, बर्न स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स। उसके बाद इसके मेंबर्स टोटल कितने हैं, 192 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया ने 1876 में ज्वाइन किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। तो ये 3-4 बॉडीज हैं इसकी, कांग्रेस, काउंसिल ऑफ क्या था वो, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था कि क्या था, हाँ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल एंड इंटरनेशनल ब्यूरो हैं इसके, ठीक है। और इंडिया जो था या ना, इंडिया जो है 7th मतलब जो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इलेक्ट हुआ था कांग्रेस में इन अबिजान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एट 27th जो यूपीयू हुआ है कांग्रेस का अबिजान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 27th जो अबिजान आइवरी कोस्ट अफ्रीका में है, ठीक है। 27th यूपीयू का जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ है उसमें इंडिया इलेक्ट हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। तो ये सारे यूपीयू के बारे में हमारी चीज़ें हो जाती है कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 हमें क्या बोलता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में बताना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट सबसे पहले बोल रहा है कि बीइंग ए लॉ रिलेटेड टू फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इट फॉल्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये सबसे पहले किसके अंडर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन ये किसके अंडर आता है, ये आता है किसके अंडर, ये हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। पहली ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो होम के अंदर आता है। तो अगर पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, 2 और 3, ठीक है। इसका मतलब ए प्रोविजन वाज मेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ इफ ऑर्गेनाइजेशन इज पॉलिटिकल एंड नॉट न्यूट्रल। इसका मतलब यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल है, न्यूट्रल नहीं है, तो उस एनजीओ का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन। थर्ड है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू एनजीओ अंडर 2010 एक्ट कम्स 5 ईयर वैलिडिटी, बिल्कुल 5 ईयर वैलिडिटी के अंदर आता है। और 5 साल के बाद उनको दोबारा क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और इसके अलावा अगर बात करें देखो, उसके अलावा बात करते हैं ना, 2020 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। 2020 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, जैसे कि अभी पहले क्या मतलब अभी क्या है, पहले 50% जो कॉस्ट था, जो भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, फॉरेन फंड्स ले रहे हो, उसका आप 50% तक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस थे उसमें यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी जो है वो 20% से ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूज़ नहीं कर सकते। केवल 20% से कम ही अमाउंट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज़ करना होगा, ठीक है। 20% से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें 20%, उसके बाद जो आधार नंबर है वो क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया ऑफिस बीरर के लिए कि फाइनेंशियरीज के लिए, ठीक है। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर्सन रिसीव कर रहा है उसके लिए जो आधार कार्ड है वो क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। और केवल एक ही ब्रांच से आप क्या कर सकते हो, मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते हो, SBI दिल्ली वाली ब्रांच से, ठीक है। तो ये भी कुछ एनजीओज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमें क्या बोल रहा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमसे पूछिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमसे वो पूछिए। सबसे पहले बोल रखा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है 2593 वो मेनली डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट इंक्लूडिंग लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद से मतलब वो करता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से रिजोल्यूशन नंबर 1267 बिलोंग करता है, ना कि 2593। तो ये स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है, तो 2593 रेजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल डिस्पाइट रशिया एंड चाइना एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग फ्रॉम इट। देखो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट दे रखी है। डिस्पाइट P5 में से रशिया और चाइना ने इसमें वोट नहीं किया। इंडिया लेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन था 2593 क्या था, ये इंडिया लेड था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या था, ये इंडिया लेड था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये पास हो गया वहाँ पे, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये पास हो गया, ठीक है। जिसमें इंडिया के की कंसर्न बताए गए थे, किस पे, अफगानिस्तान पे इंडिया ने कुछ कंसर्न्स जाहिर किए थे। उन्होंने ये रिजोल्यूशन लाए थे कि मतलब इसको मतलब तालिबान, ये था कि मतलब तालिबान को जो है अपनी कमिटमेंट्स रखनी है जो भी उसने किए हैं, कि वो टेरर ग्रुप्स को अपने देश में पनपने नहीं देगा। और उनसे अर्ज किया है कि वो असिस्ट करें, ठीक है, उनको अर्ज किया कि वो असिस्ट करें सेफ इवैक्यूएशन ऑफ ऑल अफगानी नेशनल्स, जो भी कंट्री को छोड़ना चाहते हैं उनको छोड़ने दिया जाए। ये सारी चीज़ है। और जो अफगान टेरिटरी है वो किसी भी थ्रेट या अटैक
के लिए जो है बेस ना बने, मेन चीज़ ये है, और वहाँ पे कोई फाइनेंशियल टेररिस्ट अटैक ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं 2593 में अफगानिस्तान के लिए, ताकि अफगानिस्तान की धरती जो है वो टेररिस्ट वहाँ पे ना पनपे, इसलिए ये रिजोल्यूशन लाया गया है। चाइना और रशिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है बिना वोटिंग के, फिर भी ये जो रिजोल्यूशन है पास हो गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो मेरे को एक चीज़ बताना कि इसमें क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, कंसेंसस ग्रुप, ठीक है, याद रखना। एक यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप किसके लिए है, ठीक है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप किसके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बताना, उसी क्वेश्चन का पार्ट है, अब भी आपको देख के नहीं बताना है, ठीक है, बिल्कुल भी चीटिंग, देखो आप चीटिंग करोगे मतलब आप भगवान के साथ चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो G4 कंट्रीज कौन है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप क्या है, क्यों बना है, G4 क्यों बनी है, बिल्कुल बिना देखे लगाना है नीचे। अगर आप देख रहे हो तो फिर आप बिल्कुल भी कमेंट मत करना, ठीक है, नीचे अगर आप देख के कमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना, और अगर आपको बिना देखे कमेंट करना है तो ही आप नीचे कमेंट करोगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोल रहा है, ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में बताना है। देख लेते हैं, सबसे पहले है कि इट इज़ ए मीडियम साइज्ड, सबसे पहले मीडियम साइज्ड है, ग्रे, मोस्टली ग्रे है, विद ब्लैक हेड बिल्कुल, और रेड क्राउन ऑन द हेड, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, मेल बर्ड इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज बिग एज फीमेल, देखो दोनों का साइज लगभग सेम ही होता है, याद रखना दोनों सेक्सेस का साइज लगभग सेम ही होता है, बस मेल जो है स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसा नहीं है ट्वाइस साइज होता नहीं, थोड़ा सा बड़ा होता है। थर्ड है, इट इज एंडेमिक टू तिब्बतन प्लेटू, ये तिब्बतन प्लेटू पे एंडेमिक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मेनली अरुणाचल में जो मोनपा कम्युनिटी है वो इसको मेनली रिवर्ड करती है, ठीक है, मोनपा कम्युनिटी, कौन सी मोनपा कम्युनिटी, कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की, इसको रिवर्ड करती है, अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद IUCN की बात करें, IUCN में इसका क्या स्टेटस है, IUCN में इसका क्या स्टेटस है, नियर थ्रेटन्ड, ठीक है, याद रखना। पहले ये वल्नरेबल था, 2020 में इसका जो स्टेटस है वो चेंज करके नियर थ्रेटन्ड कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मैं वल्नरेबल है, कोई करते हैं ये है, तो याद रखना ये पहले वल्नरेबल था, 2020 में इसका स्टेटस चेंज करके नियर थ्रेटन्ड ये कर दिया गया। उसके बाद है इसका साइट्स में स्टेटस क्या है, वो मतलब अपेंडिक्स 1 में आता है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम है ग्रूस नाइग्रिकोलिस, क्या है, नाइग्रिकोलिस, ये इसका इंपॉर्टेंट नेम है, क्या साइंटिफिक नेम, तो ये है इसका साइंटिफिक नेम, ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है, तिब्बतन प्लेटू में मेनली ये पाया जाता है, बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और चाइना, वियतनाम, भूटान, इंडिया, यहाँ से भी मतलब इसके मेन पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है, WWF वैसा मानता है, WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ऐसा मानता है कि प्रीवियस जो इनकारनेशन थे दलाई लामा के, वो मोनेस्ट्री से मोनेस्ट्री किसके थ्रू ले जाए जाते थे, थ्रू दी बैक्स ऑफ दिस होली बर्ड्स, ठीक है, इसको होली बर्ड माना जाता है, उनके बैक्स पे बैठ के उनको एक मोनेस्ट्री से दूसरी मोनेस्ट्री में ले जाया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले है, इट एम्स टू एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायत टू शेड्यूल एरियाज। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले तो पंचायत का जो पार्ट है वो कौन सा है, क्या 10 पार्ट है, आपको पता होना चाहिए पंचायत किस में आती है, पार्ट 9 में आती है, किस में आती है, पार्ट 9 में आती है, ना कि 10 में। तो पहली स्टेटमेंट तो डायरेक्ट आपकी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। अगर आपकी पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो आप देख लेते हैं, सेकंड भी देख लेते हैं यहीं पे। सेकंड, इट इज़ नाउ एप्लीकेबल इन 5th शेड्यूल एरिया, सबसे पहले ये एप्लीकेबल है 5th शेड्यूल एरियाज में, इस वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं विच डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाई ट्राइबल कम्युनिटीज एंड इज इन फोर्स इन 10 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल 10 स्टेट्स ऑफ द कंट्रीज में ये क्या है, एप्लीकेबल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड है कि हमारी थर्ड क्या है, द स्टेट्स इंक्लूड, उन 10 स्टेट्स में कौन कौन आते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, बिल्कुल ये सारी स्टेट्स आती हैं, याद रखना, ठीक है। ये 10 स्टेट्स आते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 6th शेड्यूल में ये बिल्कुल भी नहीं आता, 6th शेड्यूल में ये बिल्कुल नहीं आता, और 6th शेड्यूल में स्टेट आते हैं ATMM मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो ये जो पैसा एक्सटेंशन है 5th शेड्यूल एरियाज को हुआ है, 6th शेड्यूल एरियाज को नहीं हुआ है। मेनली क्या है इसमें, जो ओनरशिप है वो मेनली किसको दी गई है, पंचायत को मेनली ओनरशिप दे दी गई है, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनकी, ठीक है। मतलब जो मेन कंट्रोल है ना शेड्यूल ट्राइब्स को मेनली दे दिया गया है, जो भी मतलब रिसोर्सेज हैं वहाँ के, जो भी चीज़ें हैं उनका कंट्रोल वहाँ पे दे दिया गया है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग मतलब करेक्ट
करेक्ट होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया हमारा बी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पीसा एक्सटेंशन हुआ कब था, 1996 में हुआ था, और किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था। किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था, भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पीसा एक्सटेंशन किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था, वो थी भूरिया कमेटी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉ के बारे में बताना, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉ। ठीक है, सबसे पहले ये कौन लेके आया है, क्या लेके आया है, देखो सबसे पहले तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कौन लेके आया, यूरोपियन यूनियन लेके आया। यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कौन लेके आया है, सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन ही लेके आया है। फर्स्ट है कि दी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रीडिफाइंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद देयर पर्सनल डाटा, बिल्कुल दोबारा उसमें मतलब रीडिफाइन की गई है रिलेशनशिप। सेकंड है इसके अंडर ए डेटा कंट्रोलर विल हैव टू प्रोवाइड कंसेंट टर्म्स दैट आर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, बिल्कुल जो कंसेंट है वो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल है, ऐसा प्रोवाइड किया गया है। और थर्ड है ये जो है ये डेटा कलेक्टर ऑल्सो रिक्वायर्स डेटा कलेक्टर्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हु एंड हाउ, बिल्कुल डेटा कलेक्टर्स को भी प्रोवाइड करना होगा हु एंड हाउ की इन्फॉर्मेशन भी, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, डी हो जाता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ब्लू स्ट्रैगलर्स क्या होते हैं, स्टार्स on open on globular cluster they stand out as bigger and bluer than the rest of the stars। ठीक है, ब्लू स्ट्रैगलर्स मतलब जो अदर तारों से ज़्यादा ब्लू दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 8 राइट स्टेशन के बारे में बताना है, 8 राइट स्टेशन प्रोग्राम के बारे में बताना है। ठीक है, 8 राइट स्टेशन प्रोग्राम, इट इज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाई IRCTC टू rate Indian railway stations based upon the criteria of providing high quality and nutritious foods to passengers। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, IRCTC क्यों करेगी, ये सबसे पहले तो याद रखना, ये सबसे पहले कौन ग्रांट कर रहा है, ये सर्टिफिकेशन ग्रांट कौन कर रहा है, FSSAI कौन कर रहा है, FSSAI बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन कर रहा है, सबसे पहले तो ये जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ये FSSAI कर रहा है, ना कि IRCTC। तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि कौन कर रहा है, बिल्कुल ये स्टेशंस को दिया जा रहा है, जो सबसे अच्छा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उन स्टेशंस को दिया जा रहा है। सेकेंड, रिसेंटली चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है पहला फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी अवॉर्डेड 5 स्टार 8 राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन अंडर दिस प्रोग्राम। तो ये हमारा क्या क्या रिसेंटली जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है उसको मिला है फर्स्ट, मतलब देखो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार 8 राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है, लेकिन ये पहला रेलवे स्टेशन नहीं है, देखो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये पहला रेलवे स्टेशन नहीं है, 5th रेलवे स्टेशन बनाया, इससे पहले और भी रेलवे स्टेशन को जो है वो 5 स्टार 8 राइट स्टेशन का नाम दे दिया गया है, मतलब ये सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। वो कौन कौन से हैं, आपने सुना होगा आनंद विहार टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली का, ठीक है, उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई का आपने सुना होगा, मुंबई सेंट्रल सुना होगा, वडोदरा रेलवे स्टेशन सुना होगा। ये 4 रेलवे स्टेशन को पहले मिल चुका है, दो तो है हमारे किसके, मुंबई के, एक है वडोदरा का और एक है दिल्ली का, और अब मिला है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार 8 राइट कैंपेन सर्टिफिकेशन का टैग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन देता है, FSSAI देता है, ना कि इंडियन रेलवे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है कंप्लीट। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमें बताना है किसके बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसके बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताना है। बोल रहे हैं कि ये सबसे पहले 1946 में एस्टैब्लिश की गई थी एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एस्टैब्लिश तो पहले की गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था 1919 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN कब बनी थी, 1946 में बनी थी। इसने बोल रखा है कि बहुत सारे पीस प्रोवाइड करने के बाद भी इसको कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो आपको याद होना चाहिए कि 1969 में जब हमारे बैंक्स भी नेशनलाइज हुए थे उस साल इसको क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो ऐसा नहीं है कि इसको पीस प्राइज़ नहीं मिला है, इसको 1969 में पीस प्राइज़ मिला है। थर्ड है, इंडिया हैज़ रिसेंटली एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO, बिल्कुल ये स्टेटमेंट है, 35 ईयर्स के बाद इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है गवर्निंग काउंसिल की, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है वो भी ILO का मेंबर है। ठीक है, इंडिया भी ILO का मेंबर है। और कुछ बात हम बताते हैं, देखो
मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर पहले के आप करंट अफेयर्स देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं अब भी बता रही हूँ, एक एक जो मैंने पीछे के करंट अफेयर्स करवा चुकी हूँ ना, मैं जनवरी से लेके स्टार्ट कर देना, और अगर आपके पास टाइम बचे तो पीछे वाले भी कर लेना, ठीक है, एक एक कर लेना, तो आपके बहुत सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले जो ILO है ना, वो उसके 8 कोर कन्वेंशंस हैं, ठीक है, ILO के 8 कोर कन्वेंशन है। उन 8 कोर कन्वेंशन में से कौन कौन से? सबसे पहले तो 8 कोर कन्वेंशन है कौन कौन से? सबसे पहले फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, सबसे पहले कौन सा है? फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, ठीक है, सबसे पहले फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। दूसरा है एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, ठीक है। थर्ड है हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, ठीक है। फिर है हमारा कौन सा? डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वाला जो हमारा कन्वेंशन है वो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये 111 है, और ये इक्वल रिम्यूनरेशन वाला हमारा 100 है, और अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर वाला जो हमारा कन्वेंशन नंबर है वो 105 है, और जो हमारा फोर्स लेबर वाला कन्वेंशन है वो है 29, ठीक है। उसके बाद है हमारा मिनिमम एज कन्वेंशन, कौन सा है? मिनिमम एज कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद है हमारा मिनिमम एज कन्वेंशन, और उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, ठीक है, फ्रीडम टू एसोसिएट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, फ्रीडम टू फ्रीडम टू एसोसिएट एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाने पे जो कन्वेंशंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ये कब है? ये 87 का नंबर है। और मिनिमम एज कन्वेंशन कौन सा नंबर का है? ये A182 नंबर का कन्वेंशन है। और उसके बाद बात करें राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ठीक है, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या करनी है हमें? कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन करनी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन। ये कौन सा? 98 नंबर का कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 8 कन्वेंशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 7 ही हुए, जो भी है आप देख लेना, ठीक है। इसमें और कौन कौन से? हाँ, एक मैं भूल गई, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर यहाँ पे लिख लो, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। और एक ध्यान रखना, ये 182 नंबर का कन्वेंशन है, और जो मिनिमम एज वाला है ये 138 है, ठीक है, ये 138 है, बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो इसमें से जो पहले 6 कन्वेंशन है ना, मतलब ये पहले 6, तो ये क्या हो गए? ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। तो जो पहले 6 कन्वेंशन है ना, ये इंडिया ने साइन कर रखे हैं, ठीक है, पहले 6 कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई कर रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब फोर्स लेबर कन्वेंशन ILO को इंडिया ने साइन कर रखा है, एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन कर रखा है, इक्वल रिम्यूनरेशन वाला भी कर रखा है, डिस्क्रिमिनेशन वाला भी कर रखा है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर वाला भी कर रखा है, और मिनिमम एज वाला कन्वेंशन भी इंडिया ने साइन कर रखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ये 2 कन्वेंशन साइन नहीं कर रखे, कौन से? एक तो एसोसिएट करने का, फ्रीडम टू और कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला, ठीक है, ये 2 कन्वेंशन इंडिया ने ILO के साइन नहीं कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने गवर्नमेंट के या सिविल सर्वेंट्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, ठीक है। तो इंडिया के जो लोकल लॉज हैं उनसे ये वो नहीं करता, क्या नहीं करता, मतलब इंडिया के लोकल चीज़ों से ये बाइंड नहीं करता लॉज से, तो इसलिए इन दोनों को रेटिफाई नहीं कर रखा, और इंडिया ने इन सबको क्या कर रखा है? रेटिफाई कर रखा है, इन पहले 6 कन्वेंशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा बात करें, वैसे ILO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ILO के हेडक्वार्टर्स आपको पता है जेनेवा में है। उसके अलावा अगर बात करें ये कौन सी ट्रीटी से बना है? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से बना है, 1990 में बना है। तो ट्रीटी कौन सी हुई थी उस टाइम पे? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की ट्रीटी हुई थी, ठीक है। और बस ये वो सारी चीज़ें होगी हमारी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आ जाते हैं 17 पे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर, ठीक है। सबसे पहले आता है कि ये किसके अंडर आता है? ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आता है, किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ किसके अंडर आता है? रेवेन्यू के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी हमारी
ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड है कि द ईडी हैज इट्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। देखो इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में और बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज में। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, यहाँ पे हैं। थर्ड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम। बिल्कुल इकोनॉमिक लॉज और इकोनॉमिक क्राइम से फाइट करने में हेल्प करता है। फिर है डायरेक्ट ऑफ enforcement is multidisciplinary organization mandated with task of enforcing the provisions of two special fiscal laws, FEMA and Money Laundering Act। बिल्कुल इन दो लॉज को भी ये क्या करता है, मतलब इन्फोर्स करता है। बिल्कुल सही है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब पहली स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है। मेनली इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करते हैं डायरेक्टर, ठीक है। इसको हेड कौन करते हैं, डायरेक्टर। और डायरेक्टर क्या होते हैं, IRS ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अभी मतलब वो आया है क्या, एक बिल आया है कि मतलब जो इनके डायरेक्टर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इनके जो ईयर्स हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद कर रहे हैं कि अब 1956 में, याद रखना 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट बनी थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर। ये सारे क्राइम्स को, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्राइम्स है उनको डील करने के लिए। और 1957 में उसका जो नाम है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। कब, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एनुअल एक्सटेंशन दिए जाएंगे इनको, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। 3 एनुअल एक्सटेंशन दिए जाएंगे। 2 ईयर्स इनका टाइम पीरियड है, 2 ईयर्स इनकी टर्म है। उनको 1 एनुअल एक्सटेंशन देके 5 ईयर्स तक किया जा सकता है, लेकिन मेन टर्म कितनी रहेगी, 2 ईयर्स की रहेगी। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के बारे में बताना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोल रखा है कि डिफेंस ट्रीटी है इंडिया और यूएस के बीच में ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ कटिंग एज एंड फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए है, ठीक है। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी किसके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में। तो देखो याद रखना, ना तो ये कोई ट्रीटी है ना कोई लॉ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कोई ट्रीटी है ना कोई लॉ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसके बीच में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंडिया और यूएसए के बीच में ही ये साइन हुआ है। इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ है कटिंग एज और फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए। लेकिन ये कोई ट्रीटी भी नहीं है, लॉ भी नहीं है। नॉर्मल अंडर सेक्रेटरी, मतलब वहाँ के, मतलब यूएसए के तो अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के बीच में ये हुआ है, ताकि दोनों कंट्रीज जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे, फ्यूचरिस्टिक फील्ड पे काम करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, बोल रहे हैं ये इट इज़ ए मैकेनिज्म विच डिक्लेयर्स इंडिया एज मेजर नॉन नेटो एलाई ऑफ यूएसए। बोले कि एक मैकेनिज्म है जो डिक्लेयर करता है इंडिया को एज ए मेजर नॉन नेटो एलाई ऑफ यूएस। ऐसा नहीं है कि नॉन नेटो एलाई यूएस का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये गवर्नमेंट आपस में एडवांस टेक्नोलॉजीज पे क्या करेंगी, फोकस करेंगी। तो ऐसा कुछ वो से वो नहीं बन जाता इंडिया। तो 18 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। 18 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वनियार मूवमेंट के बारे में बताना है। किसके बारे में, वनियार मूवमेंट में। ये कहाँ पे चला था, याद रखना, ये चला था 1987 में। और ये कौन से स्टेट में चला था, याद रखना, ये चला था तमिलनाडु में। कहाँ पे चला था, तमिलनाडु में ये चला था रिजर्वेशन के लिए। किसके लिए चला था, याद रखना, रिजर्वेशन के लिए, ताकि उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी करेक्ट। 19 का आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सिम्बैक्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, सिम्बैक्स के बारे में बताना है। सिम्बैक्स 2021, ठीक है। सिम्बैक्स 2021 सबसे पहले बोल रहे हैं कि दिस इज 3rd एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर जो स्टार्टेड हुई थी 2019 में। किसके बारे में बोल रहे हैं, इंडिया और सिंगापुर के बीच में बोल रहे हैं। और ये कब स्टार्ट हुई थी, बोल रहे हैं कि ये 3rd एडिशन है, 2019 में स्टार्ट हुई थी। याद रखना, ये स्टार्ट कब हुई थी, 1994 में स्टार्ट हुई थी। सिंगापुर और इंडिया के बीच में है, लेकिन कब स्टार्ट हुई थी, 1994 में स्टार्ट हुई थी। तो ये स्टेटमेंट आपको पक्का गलत लगी होगी। तो 3rd एडिशन तो नहीं है, ये कौन सा एडिशन है, 28th एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 28th एडिशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि ये अभी अंडमान सी में अभी हमने कंडक्ट किया। तो याद रखना, ये अभी इंडिया ने 2021 में कहाँ किए, साउथ चाइना सी में किए। कहाँ किए हमने, साउथ चाइना सी में ये एक्सरसाइज किया, ना कि अंडमान सी में। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो पहली भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। और कौन कौन सी मतलब एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर के साथ करता है, मतलब मिलके, ठीक है। और कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर के साथ मिलके करता है। एक तो हमारी होती है आर्मी के साथ होती है बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ठीक है। ये हमारी होती है किसके साथ, आर्मी के साथ, ठीक है, इंडिया सिंगापुर की। उसके बाद एक होती है हमारी ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। एक होती है ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, ये हमारी एयर फोर्स की होती है, ठीक है। ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग हमारी एयर फोर्स की होती है इनके साथ, ठीक है। चलो ये होगी हमारी। एक हमारी थाईलैंड के साथ भी होती है, मतलब सिमटेक्स जिसका नाम है, ये तो होगी सिम्बैक्स। एक हमारी सिमटेक्स नाम है उसका नाम, सिमटेक्स मतलब सिंगापुर
इंडिया और थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज मिलके जो एक्सरसाइज करते हैं उसको बोलते हैं सिमटेक्स एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिम्बेक्स, वो मतलब सिंगापुर और इंडिया के साथ, और ये है सिमटेक्स मतलब जो थाईलैंड के साथ भी होती है हमारी, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 सेकेंड, और सिंगापुर के बारे में आप कुछ चीज़ें देखो, और सिंगापुर के बारे में आप कुछ चीज़ देखो तो क्या आएगा, सबसे पहले आपने भी सुना होगा कि सिंगापुर जो है वो हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स में उसका रैंक कितना आया है, 2nd आया है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इसका जो रैंक है वो 2nd आया है। इसके अलावा सिंगापुर के नाम पे एक ट्रीटी भी बनी है मीडिएशन पे, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, ठीक है। तो इस कंट्री के नाम पे भी फर्स्ट यूएन ट्रीटी जो किसी कंट्री के नाम पे बनी थी वो थी सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, जो अभी रिसेंटली फोर्स में आया, इसलिए ये न्यूज़ में था। इसके अलावा मतलब वहाँ के सिंगापुर के एक कल्चर है जिसको बोलते हैं होकर कल्चर, जिसको बोलते हैं होकर कल्चर। इस होकर कल्चर को क्या मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जगह मिल गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनेस्को की है ना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसमें इसको जगह मिल गई है, तो ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं कंप्लीट। इसके अलावा इंडिया और जो सिंगापुर है वो किसमें, ईस्ट एशिया समिट में भी टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट में भी टेक पार्ट करते हैं, G20 कंट्रीज़ में भी दोनों साथ में हैं। और इसके अलावा और कहाँ पे हैं हम, कॉमनवेल्थ नेशंस में सिंगापुर भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ में भी सिंगापुर आता है, वहाँ पे भी हमारी पार्टनरशिप होती है। इसके अलावा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, आपने नाम सुना होगा, उसमें भी इंडिया की पार्टनरशिप है। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिया और सिंगापुर जो है वो करते हैं, क्या करते हैं मतलब मिलते हैं, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट, G20, कॉमनवेल्थ, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और नेवल सिंपोजियम, तो ये यहाँ करते हैं, ये एक्सरसाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 21 पे। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में बताना है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में सबसे पहले है कि स्टार्टिंग विद 5% ब्लेंडिंग, द गवर्नमेंट हैड सेट टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग बाय 2025। तो याद रखना इंडिया ने 20% ब्लेंडिंग का टारगेट तो रखा है, लेकिन वो 2030 तक रखा है, ना कि 25 तक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, बी। मतलब अंडर दिस प्रोग्राम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विल प्रोक्योर इथेनॉल फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज एट प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल प्राइस जो फिक्स होगा वहाँ से खरीदेंगी। थर्ड है इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड विया पेट्रोकेमिकल प्रोसेस सच एज इथाइलिन हाइड्रेशन, बिल्कुल इसी से मेनली प्रोड्यूस किया जाएगा, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और मेनली इस प्रोग्राम को जो है ये किसके अकॉर्डिंग मतलब कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अकॉर्डिंग इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। किसके अंडर, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जो है स्टार्ट कब हुआ था, वैसे 2003 में स्टार्ट हुआ था, ताकि हम जो है रिन्यूएबल या फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो फ्यूल्स हैं उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और जो इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है पेट्रोल डीजल को मंगाने में वो कम हो सके, ठीक है। तो इसलिए हमें उसको ब्लेंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अरुणाचल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कीवीज। देखो आपको एक चीज़ बताओगी, बहुत सारी जगहों के लिए फेमस है, जैसे कि ब्लैक राइस आपने सुना होगा ब्लैक राइस का नाम सुना है, ब्लैक राइस कहाँ का फेमस है, मणिपुर का फेमस है ब्लैक राइस, ठीक है। उसके बाद आपने एक सुना होगा लकादोंग टर्मरिक, ठीक है। लकादोंग टर्मरिक ये कहाँ की फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघालय की फेमस है, ठीक है, मेघालय की फेमस है, ठीक है। जैसे ये यहाँ की फेमस है वैसे ही कीवीज कहाँ की फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश की फेमस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश की कीवीज फेमस है। फिर इनके लिए टेम्परेट क्लाइमेट हिल टॉप्स पे सूटेबल है कीवीज के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनके लिए मतलब सही है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट, हमें क्या बोल रखी है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंडिया में फ्रूट्स के लिए वो एपिडा देती है, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल यही देती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, एपिडा देती है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि इसको एपिडा देती है। तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मेनली इसको मिला हुआ है कीवी को, ठीक है। और इसके अलावा ये किस स्कीम के अंडर आती है, मिनिस्ट्री, अब एक स्कीम चली थी जो आपने सुनी होगी शायद, कौन सी स्कीम आपने सुनी होगी, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन,
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर सब स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक स्कीम चलाई थी, उसके अंडर ये स्कीम है, ठीक है। तो ये है मेनली, और मेनली ये मतलब जो एपिडा है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मेनली इसका असेसमेंट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। तो और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इसको सर्टिफिकेशन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। तो इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसको ये कीवीज के लिए सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। और इसके अलावा अगर आपको बात करें कीवी को चाइना का मिरेकल फ्रूट भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चाइना का मिरेकल फ्रूट किसको बोला जाता है, चाइना मिरेकल फ्रूट किसको बोला जाता है, तो ये कौन सा, ये कीवी ही है। कौन सा, ये कीवी ही है। इसके अलावा जो ये जो मिशन फॉर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन सर्टिफिकेशन है, ये कौन सी स्कीम है, याद रखना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन सी स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अलावा हाँ बस ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किस मिनिस्ट्री के अंडर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर ये स्कीम आती है, ठीक है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर ये स्कीम आती है। बस तो यही सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के बारे में बताना है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, देखो सबसे पहले इंटरनेशनल एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बाय नेशनल्स एंड कंपनीज ऑफ वन स्टेट इन अनदर स्टेट। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिल्कुल यही होती है। सेकंड है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मेनली इनके डेटाबेस को प्रिपेयर करता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यही प्रिपेयर करता है। और थर्ड है दे अलाउ प्रोविजंस फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन mechanism whereby an investor can approach international center for settlement of investment dispute। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाता है हमारा डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। S400 बहुत तो आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा। बोल रहे हैं S400 एक मोबाइल है सरफेस टू सरफेस। तो आपको पता चलना चाहिए कि जो हमारी जो ये S400 मिसाइल है ये कौन सी है। ये मोबाइल तो है लेकिन ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है ये, सरफेस टू सरफेस नहीं है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होगी रॉन्ग, लेकिन रशिया नहीं बनाई है। सेकेंड है इंडिया इज द ओनली एशियन कंट्री, ऐसा नहीं है, हमसे पहले तो चाइना इसको मंगवा चुका है, ठीक है। इंडिया ओनली एशियन कंट्री नहीं है जिसने परचेज किया S400, चाइना भी कर चुका है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। और थर्ड देख लेते हैं, दिस सिस्टम कैन एंगेज ऑल टाइप ऑफ एरियल टारगेट्स इंक्लूड। देखो ये जो सिस्टम है बिल्कुल सारे टाइप के टारगेट्स को वो कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, इंगेज कर सकता है, चाहे एयरक्राफ्ट हो, यूएवीज हो, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल कैसी भी हो, 400 की रेंज तक। और एल्टीट्यूड कितना होगा इनका, 30 किलोमीटर होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और याद रखना ये जो है ये यूएसए का जो थर्ड सिस्टम है ना, यूएसए की एक थर्ड मिसाइल है, थर्ड सिस्टम उससे भी ज़्यादा मतलब वो है, उससे भी आगे है, ठीक है। उसको भी मतलब ये मात दे सकती है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। लगभग याद रखना ये 100 एयरबोर्न टारगेट्स को एक टाइम पे ट्रैक कर सकती है। और साथ में ट्रैक करने के साथ साथ 6 के साथ तो ये उसी टाइम पे निपट भी देगी। 100 के बारे में बता देगी, उसी टाइम पे 6 के साथ निपट भी लेगी। तो याद रखना ये ऐसी मिसाइल है S400। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। FSSAI के हाइजीन रेटिंग सिस्टम के बारे में बताना, फूड हाइजीन रेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले है कि इट इज़ मैंडेटरी स्कीम एप्लीकेबल टू फूड बिजनेस सप्लाइंग फूड डायरेक्टली टू कंज्यूमर। तो ऐसा नहीं है कि एक मैंडेटरी स्कीम है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक वॉलंटरी स्कीम है जो मेनली जब भी चाहें तो ले सकते हैं। तो उनके ज़्यादा मतलब लोग उन पे विश्वास करेंगे तो इसलिए है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड बोल रखा है कि ये जो है इसको लॉन्च किया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो ये स्टेटमेंट तो आपको क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये लॉन्च किसने की गई थी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको मतलब मेनली लॉन्च किया था, ठीक है। मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बेस पे इस स्कीम के साथ आई थी, ठीक है। मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके बेस पे ये स्कीम आई थी, फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फूड के हाइजीन को हमें क्या करना है, वो करना है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, बी। तो चलिए इसी नोट पे हमारे जो टोटल 25 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना। कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो यहाँ पे साइड में जानबूझ के चिल्लाते रहते हैं। मैं पढ़ाती हूँ पता है, लेकिन फिर भी जानबूझ के चिल्लाएंगे कि नहीं हमें तो चिल्लाना है। उठते ही पता नहीं कैसे लड़ने लग जाते हैं भाई। तो चलिए कोई नहीं, इसी लेक्चर को ख़त्म करते हैं आज पे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।